आईपीएस संजीव भट्ट गुजरात का एक अकेला पुलिस अफसर जो साल 2002 में हुए दंगों का गवाह बनता है और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट जमा करते हुए गवाही देता है कि गुजरात दंगों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। संजीव भट्ट ने वही काम किया जो एक ईमानदार पुलिस अफसर को करना चाहिए था, लेकिन इसके बाद आईपीएस संजीव भट्ट राजनीति का शिकार बनते हैं। जिस दिन आईपीएस संजीव भट्ट ने ये गवाहियां दी, उसी शाम उन पर दो पुराने केस खोल दिए जाते हैं। एक साल 1990 का कस्टोडियल डेथ का मामला, दूसरा साल 1996 का ड्रग प्लांटिंग का केस। ये दोनों केस सालों पहले ही बंद हो चुके थे। इसके 3 महीने के बाद ही अगस्त 2011 में संजीव भट्ट को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और अगले महीने सितंबर में संजीव भट्ट को एक दूसरे केस में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। हालांकि इस केस में संजीव भट्ट को 17 दिन बाद ही जमानत मिल जाती है, लेकिन साल 2014 में नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही अगस्त 2015 में संजीव भट्ट को नौकरी से पूरी तरह बर्खास्त कर दिया जाता है। इसके बाद जुलाई 2018 में संजीव भट्ट को अदालत से मिली सुरक्षा भी हटा ली जाती है, ये जानते हुए भी कि संजीव और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। अगले महीने अगस्त 2018 में संजीव भट्ट के घर को अनऑथराइज्ड बताते हुए तोड़ दिया जाता है, जिसमें वे 23 साल से रहते हुए आ रहे थे, और अंततः सितंबर 2018 में संजीव भट्ट को परमानेंट अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद से लेकर अब तक यानी साल 2023 के अक्टूबर महीने तक संजीव भट्ट जेल में है। ये केस था साल 1996 का ड्रग प्लांटिंग केस, और इसी केस में साल 2023 में याचिकाएं डालने पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने संजीव भट्ट पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। और इन याचिकाओं में संजीव भट्ट ने कहा था कि निचली कोर्ट का जज उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए उनके मामले को किसी दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। आखिर क्या है साल 1996 का ड्रग प्लांटिंग का केस जो संजीव भट्ट के लिए एक फंदे की तरह इस्तेमाल किया गया? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने महज एक अपील डालने पर संजीव भट्ट पर 3 लाख रुपए का जुर्माना क्यों लगा दिया? आखिर क्या है आईपीएस संजीव भट्ट मामले की असली सच्चाई, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। Gujarat government has withdrawn the security cover of the IPS officer who deposed against Narendra Modi. Right, former IPS officer Sanjeev Bhatt has been arrested by the police in Ahmedabad. The arrest is related to 1998 case in which Bhatt allegedly framed a lawyer. नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 सेकंड निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे की कहानी। 30 अप्रैल 1996 का दिन, गुजरात का बनासकांठा जिला, यहीं की पालनपुर स्टेशन पुलिस को सूचना मिलती है कि राजस्थान के पाली जिले का आदमी 5 किलो गांजा लेकर पालनपुर के लाजवंती होटल पहुंचा हुआ है। फोन पर मिली इस सूचना के आधार पर पुलिस इंस्पेक्टर आईबी व्यास अपनी टीम लेकर लाजवंती होटल पहुंच जाते हैं। साल 1996 में इंस्पेक्टर आईबी व्यास के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार इस सूचना के बाद उन्होंने बनासकांठा के एसपी को एक रिपोर्ट भेजी कि लाजवंती होटल पर रेड की जाने वाली है। उस वक्त बनासकांठा के एसपी का नाम था संजीव भट्ट। सुबह के करीब 7-8 बजे इंस्पेक्टर आईबी व्यास और उनकी टीम लाजवंती होटल के लिए निकल जाती है। यहाँ रिसेप्शन पर इंक्वायरी करने के बाद उन्हें पता चलता है कि राजस्थान के पाली जिले का ये आदमी रूम नंबर 305 में ठहरा हुआ है, और इस आदमी का नाम था सुमेर सिंह राजपुरोहित, जो पेशे से एक वकील थे। लेकिन जिस वक्त पुलिस टीम होटल में रेड करने के लिए पहुंची, उस वक्त कमरे में कोई नहीं मिला। इस कारण होटल मैनेजर की उपस्थिति में कमरा खोला गया, जिसकी जांच करने पर पुलिस टीम को 1 किलो 15 ग्राम गांजा छुपा हुआ मिलता है, जिसकी कीमत उस वक्त 8,000 रुपए करीब बताई गई। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और सुमेर सिंह नाम के इस आदमी की तलाश में लग गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी रेड को इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने किया। इस वक्त बनासकांठा के एसपी संजीव भट्ट वहां मौजूद नहीं थे। एफआईआर के बाद इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने 3 जून 1996 के दिन राजस्थान के पाली जिले जाकर सुमेर सिंह को अरेस्ट कर लिया और 4 जून के दिन वकील सुमेर सिंह को गुजरात लाकर पालनपुर कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ अदालत ने भी सुमेर सिंह को 10 जून तक के लिए पालनपुर पुलिस की रिमांड में भेज दिया। और इस बीच एसपी संजीव भट्ट ने इंस्पेक्टर आईवी व्यास को बुलाकर निर्देश दिए कि गवाहों को बुलाकर आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाए। यानी आरोपी जो सुमेर सिंह है, क्या वो वही आदमी है जिसने होटल बुक करवाया था, कमरा बुक करवाया था? संजीव भट्ट के निर्देशों पर 6 जून के दिन गवाहों के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है। लेकिन यहाँ ये मामला
एकदम उलट जाता है जब इस आइडेंटिफिकेशन परेड में होटल स्टाफ गवाहों ने सुमेर सिंह को पहचानने से इनकार कर दिया। यानी गवाहों के अनुसार वो सुमेर सिंह नहीं था जिसने होटल बुक करवाया था। यानी ये साफ था कि ड्रग प्लांटिंग का काम सुमेर सिंह को फंसाने के लिए किसी और के द्वारा किया गया है। आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने एक रिपोर्ट तैयार की और कोर्ट में जमा करवाते हुए कहा कि किसी और ने सुमेर सिंह के नाम पर होटल बुक करवाया था ताकि ड्रग मामले में सुमेर सिंह को फंसाया जा सके। इसके बाद सुमेर सिंह को इस मामले में तुरंत रिहा कर दिया जाता है। जब होटल स्टाफ का कोई भी आदमी सुमेर सिंह राजपुरोहित को न पहचान सका तो एसपी संजीव भट्ट ने तुरंत ही एनडीपीसी एक्ट के तहत यानी सेक्शन 58 के तहत जांच का आदेश दिया कि अगर ये ड्रग सुमेर सिंह पुरोहित का नहीं था, वो होटल आया ही नहीं था, तो फिर वो कौन आदमी था जो सुमेर सिंह राजपुरोहित को फंसाना चाहता था और जिसने इस उद्देश्य के लिए होटल के कमरे में गांजा रखा। इधर वकील सुमेर सिंह रिहा हो चुके थे, उसके राजनीतिक और पुलिस विभाग में बड़े अच्छे कनेक्शन थे। अब सुमेर सिंह ने राजस्थान की पाली पुलिस को अपनी काउंटर शिकायत दर्ज करा दी। 18 नवंबर 1996 के दिन राजस्थान पुलिस ने बनासकांठा पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इसमें आरोप लगाया कि सुमेर सिंह राजपुरोहित को एक दुकान खाली कराने के लिए फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है। राजस्थान की पाली पुलिस की इस एफआईआर के बाद बनासकांठा पुलिस मुसीबत में आ जाती है। मामला 2 राज्यों की पुलिस का था, 2 राज्यों का था। इस मामले में एसपी संजीव भट्ट और इंस्पेक्टर आईबी व्यास ने साल 1997 में गुजरात हाईकोर्ट में एक अपील डाली कि उन्हें फंसाया जा रहा है क्योंकि सुमेर सिंह राजपुरोहित के राजस्थान में अच्छे राजनीतिक कनेक्शन है और वहां की पुलिस से भी उसके अच्छे संबंध हैं, अच्छा घालमेल है और इस केस से गुजरात पुलिस के अधिकारियों का मनोबल भी गिर रहा है और इसलिए इस केस को राजस्थान की कोर्ट से गुजरात हाई कोर्ट में या गुजरात की किसी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी अपीलों को नहीं माना और केस जारी रहने दिया। इस बीच राजस्थान पुलिस ने 14 जनवरी 1998 के दिन एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते हुए संजीव भट्ट और उनके समेत 21 लोगों को आरोपी माना। लेकिन इन आरोपियों को 31 मार्च 1999 के दिन एंटीसिपेटरी बेल या रेगुलर बेल मिल जाती है। इस मामले में गुजरात सरकार ने भी आईपीएस डीके धगल की निगरानी में एक जांच बिठाई। आईपीएस डीके धगल ने जांच की और गुजरात सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट में आईपीएस डीके धगल ने संजीव भट्ट और अन्य पुलिस अधिकारियों को निर्दोष माना। इस रिपोर्ट के बाद साल 2000 में गुजरात सरकार ने बनासकांठा पुलिस का बचाव किया और कहा कि पुलिस अधिकारी केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। राजस्थान में उनके खिलाफ केस किया जाना गलत है और अपने अफसरों के पक्ष की साइड लेते हुए गुजरात सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक अपील भी डाली यानी एक याचिका भी डाली। यहाँ ये बताना जरूरी है कि साल 1995 से ही राज्य में भाजपा की सरकार थी। साल 1995 में भाजपा के केशुभाई पटेल सीएम थे। जिस वक्त ड्रग प्लांट केस में सुमेर सिंह पर केस दर्ज हुआ उस वक्त भी भाजपा के ही सुरेश मेहता गुजरात के सीएम थे। वहीं राजस्थान में भी साल 1993 से लेकर 1998 तक भाजपा की ही सरकार थी और भाजपा के नेता भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। जिस साल 2000 में गुजरात सरकार ने आईपीएस संजीव भट्ट समेत अन्य बाकी पुलिस अफसरों को निर्दोष माना उस वक्त भी गुजरात में भाजपा के केशुभाई पटेल सीएम थे। आईपीएस डीके धगल की रिपोर्ट के बाद इस मामले से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट को पहुंचती हैं, जिन पर 21 दिसंबर 2000 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी कि जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ना कर दे कि इनका क्या होना है, जांच किसे करनी है, राजस्थान या गुजरात सरकार को या सीबीआई को, तब तक आगे की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। साल 2000 के बाद से लेकर अब तक यानी साल 2018 तक ये मुकदमा ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। इस दौरान 2001 से लेकर साल 2014 तक नरेंद्र मोदी भी गुजरात के सीएम रहते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी वाली गुजरात राज्य की सरकार का यही स्टैंड रहता है। लेकिन जैसे ही संजीव भट्ट ने साल 2011 में गुजरात दंगों को लेकर गवाही दी तो संजीव भट्ट गुजरात सरकार के निशाने पर आ जाते हैं। गुजरात सरकार ने जो प्रोटेक्शन अपने पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में दे रखी थी वो हटा ली और जानबूझकर दोबारा जांच शुरू करवाई, जबकि इस मामले में पहले ही आईपीएस डीके धगल के द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपी जा चुकी थी। अब गुजरात सरकार ने इसे इस तरह पेश किया कि इस मामले में जांच ही नहीं हुई है और अब दोबारा जांच की जरूरत है और यही कारण है कि जून 2018 में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद गुजरात सीआईडी के द्वारा इस मामले की दोबारा जांच शुरू हो जाती है। गुजरात सीआईडी जो कि गुजरात की भाजपा सरकार के ही अंदर आती है, उसने कुछ ही महीने के भीतर 3 महीने के भीतर ही नवंबर 2018 को संजीव भट्ट और अन्य आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ पालनपुर की लोकल कोर्ट में चार्जशीट जमा कर दी। इस चार्जशीट में सीआईडी ने दावा किया कि एसपी संजीव भट्ट ने खुद जाकर होटल लाजवंती के कमरे में ड्रग रखी थी
और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को संजीव भट्ट ने ही रचा था। इस कहानी में ऐसे कई पात्र हैं जो पहले ही मर चुके थे। इन पर लगाए गए आरोप सही हैं या ये गलत हैं, ये बताने के लिए भी वे उपलब्ध नहीं हैं। जांच रिपोर्ट ने सारा ठीक रहा संजीव भट्ट पर अकेले फोड़ दिया कि संजीव भट्ट ने ही ड्रग मंगवाई, संजीव भट्ट ने ही होटल में जाकर खुद ड्रग यानी गांजा प्लांट किया, संजीव भट्ट ने ही पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। बाकी अधिकारी तो बस उनके आदेश को फॉलो कर रहे थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुमेर सिंह राजपुरोहित की एफआईआर के तहत चल रहे इस मुकदमे का नाम साल 2018 तक सुमेर सिंह राजपुरोहित बनाम स्टेट ऑफ गुजरात था। यानी ये केस किसी स्पेसिफिक पुलिस अधिकारी के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक तरह से गुजरात सरकार के खिलाफ था, क्योंकि गुजरात पुलिस गुजरात सरकार का हिस्सा है। लेकिन साल 2018 में हाईकोर्ट द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद इस केस का नाम बदलकर स्टेट ऑफ गुजरात बनाम संजीव भट्ट कर दिया जाता है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि सुमेर सिंह राजपुरोहित की इस काउंटर एफआईआर में संजीव भट्ट प्रमुख आरोपी नहीं थे, बल्कि इंस्पेक्टर आईबी व्यास और जज आर जैन थे। इसके साथ ही बनासकांठा की पूरी पुलिस इस प्रक्रिया में शामिल होने के कारण आरोपी थी और संजीव भट्ट का नाम इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि वे उस वक्त पूरे जिले के एसपी थे। लेकिन साल यानी 22 साल बाद संजीव भट्ट इस केस के केंद्र में ला दिए जाते हैं। वो संजीव भट्ट जो सरकार के दबाव में नहीं आते, किसी नेता के दबाव में नहीं आते, जिन्होंने पीड़ितों के पक्ष में निष्पक्षता से बोलकर अपनी ड्यूटी निभाई, उन्हें एक 22 साल पुराने केस में लपेट दिया जाता है। इसी केस से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस विक्रम नाथ और राजेश बिंदल ने 2 अक्टूबर 2023 के दिन 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बार बार कोर्ट में आ जाते हैं, इसलिए आप पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 3 याचिकाओं के अंदर क्या था? इनके अंदर ऐसे क्या आरोप थे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इतना तक गए, इतना वे भड़के कि उन्होंने संजीव भट्ट की 3 याचिकाओं पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया उस आदमी पर जो 2018 से जेल में है। दरअसल साल 1996 के इस ड्रग प्लांटिंग केस की सुनवाई फिलहाल पालनपुर की लोकल कोर्ट में हो रही है। यानी पालनपुर कोर्ट में इस मामले के ट्रायल्स चल रहे हैं जो एकदम पूरे होने को हैं और जल्द ही इस मामले में अदालत का फाइनल डिसीजन आने वाला है। लेकिन आईपीएस संजीव भट्ट का आरोप है कि लोकल जज द्वारा उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं की जा रही है और इसी को लेकर उन्होंने बीते महीनों 3 पिटीशन डाली, यानी याचिकाएं डाली। इनमें से पहली याचिका में संजीव भट्ट ने अपील की कि ट्रायल जज बायस्ड हैं और उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके मामले को बनासकांठा जिले के सीनियर मोस्ट एडिशनल सेशंस जज के यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए। दूसरी याचिका में संजीव भट्ट ने मांग की थी कि इस मामले की ट्रायल कोर्ट की सुनवाई को ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करवाया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट लोकल कोर्ट को यानी पालनपुर की कोर्ट को निर्देश दे। तीसरी याचिका में संजीव भट्ट ने मांग की कि कुछ गवाहों को कोर्ट में पेश करने की अनुमति दी जाए जिन्हें कि लोकल कोर्ट के द्वारा बार बार टाल दिया जा रहा है, क्योंकि उनके पेश होने से इस केस में दम नहीं बचेगा। संजीव भट्ट की इन याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को मोटा माटी शॉर्ट में समझें तो संजीव भट्ट का कहना है कि उन पर एक फेक कहानी गढ़कर केस चलाया जा रहा है। जिन लोगों के नाम इस साजिश में शामिल होने के नाम पर जोड़े गए हैं उनमें से अधिकतर पहले ही मर चुके हैं और आज वे अपना सच भी बताने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकते कि उन पर लगाए गए आरोप सही हैं या गलत हैं। इसलिए जानबूझकर ऐसी कहानी गढ़ी गई और उन सबको जानबूझकर लोकल कोर्ट के जज के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। कोर्ट में वीडियो और रिकॉर्डिंग की मांग करने के पीछे संजीव भट्ट का तर्क ये था कि जब गवाहों को बुलाया जाता है तो वे कुछ और बोलते हैं और जज के द्वारा लिखने के लिए कुछ और कहा जाता है। ऐसा उनके साथ दूसरे केस में भी हुआ, ऐसा उनका कहना है। इसलिए पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ की जाए ताकि कुछ भी मैनिपुलेट करने के लिए जगह ना बचे। ये ना हो कि गवाह कुछ और बोलें और लिखा कुछ और जाए। ऐसा इसलिए भी किया जाए क्योंकि वर्तमान जज द्वारा ऐसा किया जा रहा है, ऐसा आरोप संजीव भट्ट ने लगाया अपनी याचिकाओं में। अपनी याचिकाओं में संजीव भट्ट ने यह भी कहा कि जज जानबूझकर उनकी सुनते नहीं हैं, उनके प्रति बायस्ड हैं। शुरुआत में 69 गवाहों को बुलाने की बात हुई, बाद में अपने हिसाब से मात्र 19 गवाह बुलाए गए। बाकी गवाहों के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें लोकल कोर्ट में नहीं बुलाया जा रहा। इस तरह के कई आरोपों और 3 अलग मांगों के लिए संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं डाली थी, लेकिन संजीव भट्ट की इन तीनों याचिकाओं को आगे के लिए बिना सुने ही सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 3 लाख का जुर्माना लगा दिया।
यहाँ जस्टिस विक्रम नाथ ने संजीव भट्ट के वकील सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत को कहा कि आप कितनी बार सुप्रीम कोर्ट आए हैं, कम से कम 1 दर्जन बार। जस्टिस विक्रम नाथ ने आगे कहा कि ये बार बार अच्छे वकीलों के साथ कोर्ट में आ जाते हैं, पक्का पैसे की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए वे वकीलों का भला करने के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। ये कहते हुए कोर्ट ने आईपीएस संजीव भट्ट को गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स वेलफेयर फंड में जमा करने का आदेश दे दिया। ये किसके द्वारा पैसा जमा किया जाएगा? यानी संजीव भट्ट की फैमिली के द्वारा। मालूम नहीं संजय भट्ट के इस केस में आगे क्या होगा, लेकिन उनकी याचिका में दिए गए तथ्यों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा होता अगर संजय भट्ट की याचिकाओं को सुनने के बाद एक निष्पक्ष जांच कराई जाती और ये टटोला जाता कि क्या वाकई में निचली कोर्ट के जज के द्वारा कंप्रोमाइज किया जा रहा है या नहीं, संजय भट्ट गलत हैं या वे सही हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से निश्चित ही न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का भरोसा और अधिक बढ़ता। आईपीएस संजय भट्ट का भी इस न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ता, जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा देश की पुलिस सेवा में दिया। एक फेयर ट्रायल को उस जगह मिलनी चाहिए थी, अपने पक्ष में सबूत रखने की जगह मिलनी चाहिए थी। ये सब न्याय के सबसे जरूरी तत्व हैं और एक मनुष्य का बेसिक अधिकार है। ऐसा तो है नहीं कि ये पहला केस हो जिसमें निचली अदालतों के जजों पर गड़बड़ करने के आरोप लगते हों। जिस गुजरात दंगे की जांच मामले में आईपीएस संजय भट्ट ने महत्वपूर्ण गवाही दी थी, उसी गुजरात दंगे से जुड़े कई केस ऐसे थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी अदालतों में ट्रांसफर किया था। गुजरात दंगों के दौरान वडोदरा की बेस्ट बेकरी मामले में, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी लोकल कोर्ट ने 21 के 21 आरोपियों को रिहा कर दिया था। लेकिन जब लोकल कोर्ट पर गड़बड़ करने के आरोप लगे तो तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला गुजरात से महाराष्ट्र की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। और जिस केस में 21 के 21 गवाहों को छोड़ दिया गया था, उसी बेस्ट बेकरी केस में मुंबई की अदालत ने 14 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सवाल यह है कि अगर किसी नागरिक को लगता है कि निचली अदालतों में उसके साथ न्याय नहीं हो रहा तो वो कहां जाए? इस सवाल का उत्तर कोई मुश्किल नहीं है। जल्द ही संजय भट्ट के इस केस में निचली अदालत का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, जिससे लगता है कि संजय भट्ट जो कि साल 2018 से ही जेल में हैं, उनके लिए ये जजमेंट और बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। बहरहाल ये दूसरा केस है। इसके पहले संजय भट्ट के खिलाफ एक दूसरा केस भी खुला गया था। ये केस भी साल 1990 का कस्टोडियल डेथ का मामला था, जब साल 2011 में संजय भट्ट ने गुजरात दंगों के पीड़ितों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी, तो गुजरात सरकार ने उसी साल 1990 का ये केस दोबारा खोल दिया और इसी केस में संजय भट्ट को उम्र कैद की सजा दी गई है, जिसे वो अपनी जेल में काट रहे हैं। इस पूरे केस को लेकर मैंने विस्तृत वीडियो बनाई है, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हमारी मेहनत पर विश्वास है तो जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके अपना मत जरूर जाहिर करिए कि संजय भट्ट के साथ गलत हुआ या सही। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। नमस्कार।